अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे 2023 की एग्जाम के लिए। अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरे बुक का जो है निचोड़ दिया गया। 2023 के एग्जाम के लिए जो है आपका एक भी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। इस वीडियो को आपको वॉच जरूर करना, शुरू से अंत तक आप लोगों को वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आय और व्यय खाता क्या है? व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स? क्या उत्तर दिया गया है आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांतों पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक्य या कमी होती है। यानी पूछा गया क्वेश्चन जो है आय और व्यय खाता क्या है? व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स? आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर बनाया जाता है और इसके परिणाम जो होते हैं यानी कमी या अधिक यानी ज़्यादा या कमी होता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है आय व्यय खाता क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है आय व्यय खाता की प्रकृति बताइए। यानी स्टेट द नेचर बेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। क्या होगा? उत्तर दिया गया है यह अवास्तविक खाता है और इसे उपार्जन यानी संकल्पना के आधार पर तैयार किया जाता है या तैयारी किया जाता है। यानी आय व्यय खाता की प्रकृति जो बताई गई है यह एक अवास्तविक खाता है और इसे उपार्जन संकल्पना के आधार पर जो है तैयारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यानी कोष आधारित लेखांकन क्या है? कोष आधारित लेखांकन जो है क्या है? व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? यानी उत्तर दिया गया है कोष आधारित लेखांकन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त राशियों से अलग अलग खाते खोले जाते हैं और उनसे संबंधित लेन देनों का लेखा उन्हीं खातों में किया जाता है, जैसे पुरस्कार कोष, टूर्नामेंट फंड इत्यादि। पूछा गया क्वेश्चन जो है 3 जो है यानी कोष आधारित लेखांकन क्या है? व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव प्रोवाइड करें, एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो कोष आधारित लेखांकन जो है क्या है? कोष आधारित लेखांकन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त राशियों से अलग अलग खाते खोले जाते हैं और उनसे संबंधित लेन देनों का लेखा उन्हीं खातों में किया जाता है, जैसे पुरस्कार कोष, टूर्नामेंट फंड इत्यादि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है आय व्यय खाता की 4 विशेषताएं को बताइए। यानी आय व्यय खाता की जो है 4 विशेषताओं को आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 विशेषताओं को बताइए। तो उत्तर यहाँ पर दिया गया, फर्स्ट में जो दिया गया यह एक नामात्र खाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आय व्यय खाता क्या है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा व्यक्तिगत खाता है, नामात्र खाता है, ये सब और अधिक्या या जो भी है इनमें से सभी। तो आप लोगों को यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव भी याद, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद करते हैं तो ऑब्जेक्टिव अपने आप जो है याद हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना आय व्यय खाता जो है यह एक नामात्र खाता है, एक ऑब्जेक्टिव भी आ गया और एक और क्या है विशेषता, यानी एक विशेषता भी आ गया। अब नेक्स्ट टू देखते हैं। इस खाते के केवल आयगत मदों को लिखा जाता, पूंजीगत मदों को नहीं। ये जो है इस खाते में केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं। अब नेक्स्ट 3 जो है इनमें केवल चालू वर्षों की ही आय एवं व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष या आगामी वर्षों से संबंधित आय व्यय को इसमें जो है नहीं लिखा जाता। और 4 नंबर में जो दिया गया इस खाते का शेष अधिक्य या कमी को
प्रकट करता है। ये भी पूछा जाता है अधिक्य खाता, अधिक्य आय व्यय खाता जो है यानी क्या प्रकट करता है। तो आपको यहाँ पर पढ़ लेना, यहाँ पर पढ़ेंगे शेष अधिक्य या कमी, ऑप्शन में दिया जाएगा अधिक्य या कमी या कम या ज़्यादा, ये सब ऑप्शन में दिया जाएगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कवर कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आप एकदम बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ही रख लेना, आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दान क्या है, व्हाट इज डोनेशन, दान जो है क्या है। उत्तर दिया गया है, दान वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्तियों से समान या विशेष कार्यों के लिए मिलती है और इसका कोई प्रतिफल नहीं होता है। यानी दान जो है, दान क्या है, दान वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्तियों से समान या विशेष कार्यों के लिए मिलती है और इसका कोई प्रतिफल नहीं होता, इसे हम दान कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की दो मुख्य स्रोत क्या है, दो मुख्य स्रोत जो है क्या है, व्हाट आर द टू इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट प्रॉफिट यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उत्तर दिया गया है सदस्यों से प्राप्त चंदा, और 2 नंबर पे जो दिया गया है यानी प्रवेश शुल्क। यानी गैर व्यापारिक संस्था की आय की दो मुख्य स्रोत जो है यानी सदस्यों से प्राप्त चंदा और प्रवेश शुल्क। आपको 2 नंबर क्वेश्चन में जो है, 2 नंबर में जो है आप लोगों को पूछा जाएगा, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है वो उसमें ये क्वेश्चन सब पूछा जाएगा जो अभी बता रहे हैं इस वीडियो में। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में जो है आप लोगों को पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। यानी व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी, हर साल एग्जाम में जो है पूछा जाता है गारंटी के साथ। आजीवन सदस्यता शुल्क जो है क्या, व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी। उत्तर दिया गया है आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एक मुश्त अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार राशि के रूप में दी जाती है। यानी बैलेंस शीट यानी आजीवन सदस्यता शुल्क जो है, मेंबरशिप फी जो है, आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एक मुश्त अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार राशि के रूप में दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, चंदा क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। उत्तर दिया गया है चंदा से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो सदस्यों से वार्षिक आधार पर प्राप्त होती है। यानी चंदा से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो सदस्यों से वार्षिक आधार पर प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या उद्देश्य है, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। उत्तर दिया गया है प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या उद्देश्य है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। यानी उत्तर दिया गया है प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न मदों का सारांश, यानी यह जो है वास्तविक खाता है, यह क्या है, एक जो है वास्तविक खाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने के लिए क्या आधार है, क्या आधार है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। रोकड़ आधार यानी क्या है, रोकड़ आधार है। 2 नंबर का जितना भी आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को अंत तक वॉच करना। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, आय व्यय खाता तैयार करने के लिए क्या आधार है, आय व्यय खाता तैयार करने के लिए जो है क्या आधार है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ प्रिपेयरिंग
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। उत्तर दिया गया है यानी उपार्जन आधार, क्या होगा, उपार्जन आधार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है वसीयत क्या है, व्हाट इज लेजिक्स, और एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, व्हाट इज लेजिक्स यानी वसीयत क्या है। वसीयत वह राशि है जो अल्पकालीन संस्था किसी व्यक्ति के यानी मरून प्रांत, क्या है, मरून प्रांत बिल के कारण प्राप्त करती है। यानी क्या पूछा गया, वसीयत जो है, वसीयत वह राशि है जो अलाभकारी संस्था किसी व्यक्ति के मरून प्रांत बिल के कारण प्राप्त करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है मानद भुगतान क्या है, यानी व्हाट इज होरेनियम, क्या है, होरेनियम। उत्तर दिया गया मानद भुगतान वह भुगतान है जो संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका यानी जो इसका कर्मचारी नहीं है, इसका क्या है, कर्मचारी नहीं है, जैसे सचिव या किसी कलाकार को मानद भुगतान। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है संपत्ति यानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है संपत्ति निधि या आधार कोष क्या है, यानी व्हाट इज एंडोमेंट फंड। उत्तर दिया गया जब कोई बड़ी राशि किसी और लाभकारी संस्था को बड़ी संपत्तियों खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे संपत्ति निधि या आधार कोष कहा जाता है। यानी जब कोई बड़ी राशि किसी और लाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे संपत्ति या आधार कोष कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 तक प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है 2 बार दिया गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है साझेदारी की परिभाषा दें, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। 2023 के एग्जाम के लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आप लोगों को पूछा जाएगा, साझेदारी की परिभाषा दे यानी डिफाइंड पार्टनरशिप। और उत्तर दिया गया है भारत यानी एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, किसे याद रखना, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबकी अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। साझेदारी की परिभाषा जो है, भारतीय साझेदारी 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं और उन सबकी द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है, उसे हम साझेदारी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर वो भी जो था 16 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक फर्म में साझेदार की न्यूनतम और अधिकतम संख्या जो है क्या हो सकती है। व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ इज पार्टनर और इन ए फर्म। यानी पूछा गया क्वेश्चन जो है एक फर्म में जो है साझेदार की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये जो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, एक फर्म में साझेदार की संख्या कितनी होगी, आपको ऑप्शन दिया जाएगा 50, 20, 10, 5 कितना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके आप भी ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हैं। उत्तर दिया गया है सभी प्रकार के फर्मों के लिए साझेदार की न्यूनतम संख्या जो है 2 और जहां तक की अधिकतम संख्या का प्रश्न है समान व्यवसाय में 50 तक हो सकती है। यहाँ पर पूछा गया है यानी सभी प्रकार के फर्मों के लिए साझेदार की न्यूनतम संख्या जो है 2 और जहां तक अधिकतम संख्या का प्रश्न है समान व्यवसाय में यानी समान व्यवसाय में 50 हो सकती है। समान व्यवसाय में कितना 50 हो सकती है और न्यूनतम की बात करें तो 2 कितना तो 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है फर्म से क्या आशय है। व्हाट इज मींट बाय फर्म।
यानी उत्तर दिया गया साझेदार के सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। यानी फर्म से क्या आशय है, यानी साझेदार के सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है साझेदार की 4 विशेषताएं बताएं। साझेदार की 4 विशेषताएं को बताएं। 2 या 2 से अधिक सदस्य, साझेदार के बीच ठहराव, स्वामी तथा एजेंट का संबंध तथा यानी वैध कारोबार के द्वारा लाभ कमाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है साझेदार की अस्थायी पूंजी से क्या आशय है। साझेदार की पूंजी तब स्थिर कही जाती है जब वह तब तक अपरिवर्तित रहती है जब तक कि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाने अथवा विद्यमान पूंजी के एक भाग को निकालने का ठहराव ना करे। यानी क्या पूछा गया, साझेदार की अस्थायी पूंजी से क्या आशय है। साझेदार की पूंजी तब स्थिर कही जाती है जब वह तब तक अपरिवर्तित रहती है जब तक कि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाने अथवा विद्यमान पूंजी एक भाग को निकालने का ठहराव ना करे। यानी कहने का जो तात्पर्य जो है, यानी जब तक एक पूंजी जो है अस्थायी नहीं रहेगा तब तक जो है वो पूंजी को निकालने के लिए ठहराव ना करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है जब पूंजी स्थिर हो कौन से खाते खोले जाते हैं। और मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है जब पूंजी स्थिर हो कौन से खाते खोले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और ये जो है 2 नंबर का आप लोगों को पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो पूंजी और यानी पूंजी और चालू खाते यानी कैपिटल अकाउंट्स और करेंट अकाउंट्स खोले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है जब पूंजी स्थिर हो कौन से खाते खोले जाते हैं। क्या जब पूंजी जो है स्थिर होता है तब कौन से खाते खोले जाते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर, यानी उत्तर दिया गया है, उत्तर जो दिया गया क्या होगा, पूंजी खाते और चालू खाते। उत्तर क्या दिया गया, पूंजी खाते और चालू खाते खोले जाते हैं। समझना है यहाँ पर, जब पूंजी स्थिर हो कौन से खाते खोले जाते हैं, पूंजी खाते और चालू खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यानी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय है। उत्तर दिया गया लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से आशय एक साझेदार द्वारा अन्य साझेदार या साझेदारों से लाभ होने का हिस्सा क्रय करने से है। क्या हिस्सा जो है क्रय करने से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया यानी लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। लाभ प्राप्ति अनुपात का जो है ज्ञात करने का सूत्र दीजिए, यहाँ पर ये पूछा गया। तो लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार से क्या आशय है। जो लाभ प्राप्त अनुपात यानी क्या लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार से जो है क्या आशय है, यानी जो लाभ प्राप्त कर रहा साझेदार जो है उससे हमको क्या आशय है, जो क्या आशय है। तो क्या होगा, उत्तर दिया गया है यानी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप जिन साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है उन्हें लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार कहा जाता है। क्या है, जो लाभ वृद्धि हो जाता है, क्या लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है उन्हें लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया ऐसी 2 दशाएं बताएं जिनमें लाभ प्राप्ति अनुपात लागू किया जा सकता है। ये क्या है, ऐसी 2 आपको उदाहरण देना है जिसमें जो है लाभ प्राप्ति अनुपात लागू किया जा सकता है। क्या होगा, विद्यमान साझेदार की लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, और 2 नंबर पर जो दिया गया किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया और मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्या पुनर्मूल्यांकन खाता क्या, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको यहाँ पर बता दे यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता जो है क्या है, और वास्तविक खाता है या नामात्र खाता है या
यानी वास्तविक खाता है या अवास्तविक या नामात्र या इनमें से कोई नहीं, ये पूछा जाएगा। ये तो 1 नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव में। और 2 नंबर का जो पूछा जाएगा, 2 नंबर का, उसमें पूछा जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। 2 नंबर का भी पूछा जाएगा और उसके बाद साथ जो है 5 नंबर का भी पूछा जाएगा। कितना नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता का परिभाषा दीजिए, जो है पुनर्मूल्यांकन खाता जो है क्या है, परिभाषा दीजिए। तो ये जो है 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। कितने नंबर का? तो 8 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यह संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करने वाला एक अवास्तविक खाता है। क्या इसमें जो है यह संपत्तियों और दायित्वों, क्या है, इस संपत्ति और दायित्व की मूल्य में जो है परिवर्तन, मूल्य में जो है परिवर्तन हो रहा के कारण जो है लाभ हानि को प्रदर्शित करने वाला एक अवास्तविक खाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल गया, जैसे कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ये दिया जाएगा, नामात्र खाता है। क्या है? नामात्र खाता है। ऐसे समझना, शॉर्ट में समझना। और नेक्स्ट बी नंबर जो दिया गया है यहाँ पर आपको दिया जाएगा, यह जो है वास्तविक खाता है। क्या है? वास्तविक खाता है। अब सी नंबर पे जो दिया गया ये जो है अवास्तविक खाता। और डी जो नंबर पे दिया गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से नन ऑफ दिस, यानी क्या है? नन ऑफ दिस। तो क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर 1 नंबर का आपको पूछा जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या? ये जो है एक अवास्तविक खाता है। क्या है? ये जो है क्या है? एक अवास्तविक खाता। यहाँ से आपको 1 नंबर कन्फर्म। क्या यहाँ से जो आपको 1 नंबर क्या हुआ? कन्फर्म हो गया। यहाँ से आपको 1 नंबर का जो है 8 नंबर का कन्फर्म हो रहा। कितना नंबर का? 8 नंबर का कन्फर्म हो रहा। यह जो है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या? एक अवास्तविक खाता है। यहाँ पर ऐड कर दिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है एक अवास्तविक खाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, जब वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो संचित हानियों को बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? उत्तर दिया गया, संचित हानियों को सभी साझेदार में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डिवाइड किया जाता है। पूछा गया, जब वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो संचित हानियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? संचित हानियों का बंटवारा जो है किस प्रकार किया जाता है? तो 26 का उत्तर जो है यहाँ पर दिया गया और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशा है? एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशा है? उत्तर दिया गया, किसी चालू फर्म में किसी कारण से एक नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्यमान साझेदार की सहमति से फर्म में निवेश दिया जाता है तो उसे साझेदार का प्रवेश कहते हैं। इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। इससे क्या होता है? फर्म का जो होता है पुनर्गठन हो जाता है। क्या? एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशा है? जब भी कोई साझेदार जो है फर्म में प्रवेश करेगा तो क्या क्या चेंजिंग होगा? यानी पिछले जो साझेदार जो हैं उनका रेशियो में कटौती होगा। क्या होगा? व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्यमान साझेदार की सहमति से। और सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर जो है पहले यानी प्रवेश की क्या आशा है? प्रवेश से पूछा जा रहा। जब भी यहाँ पर पूछा गया है विद्यमान साझेदार, जो पहले से फर्म में साझेदार है, पहले से साझेदार जो है फर्म में जो है फर्म में साझेदार, पिछले साझेदार जो हैं वही ला रहा है। क्या? कौन ला रहा? विद्यमान साझेदार ला रहा। विद्यमान साझेदार की सहमति की से आ रहा, सहमति से ही आ रहा है। यहाँ पर पूछा गया सहमति से फर्म में निवेश प्रवेश दिया जाता है। क्या? प्रवेश दिया जाता है। यानी विद्यमान साझेदार की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जा रहा और तो उसे साझेदार का प्रवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साझेदार का प्रवेश कहते हैं। और फर्म का पुनर्गठन होता है। फर्म का क्या होता है? पुनर्गठन हो जाता है। फर्म का पुनर्गठन होता है। उसके बाद जो है आपका फर्म में जो रेशियो जो है वही उसी को कहते हैं। सभी साझेदार फिर पुनर्गठन करके एक रेशियो बनाएंगे, उसमें सब अपना अपना हिस्सा लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, एक नया साझेदार किस प्रकार बनाया जाता है? एक नया साझेदार जो है किस प्रकार बनाया जाता है? उत्तर दिया गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया भारतीय साझेदारी, क्या क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक नया साझेदार किस प्रकार बनाया जाता? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम
31 की धारा अनुसार किसी व्यक्ति को नया साझेदार विद्यमान साझेदार की सहमति से ही बनाया जाता है। नया साझेदार जो है विद्यमान साझेदार, पिछले साझेदार फर्म में जो पहले से साझेदार की सहमति से ही वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, एक नए साझेदार को प्राप्त दो मुख्य अधिकार बताइए। यानी एक नए साझेदार को प्राप्त दो मुख्य अधिकार बताइए। क्या है अधिकार? यानी फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का और फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का, ये जो है दो मुख्य अधिकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा गया ये जो है शॉर्ट में दिया गया, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा, मगर इसमें जो है शॉर्ट में दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? क्या पुनर्मूल्यांकन खाता क्या? व्हाट इज रिवोल्यूशन अकाउंट? किसी साझेदार के प्रवेश पर अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय आपको यहीं पर ऐड कर देना। क्या करना? यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट में दिए, यहाँ पर आपको ऐड करना। यानी किसी फर्म के साझेदार के प्रवेश पर क्या देना? यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। किसी फर्म के साझेदार के प्रवेश अवकाश ग्रहण करना या मृत्यु के समय संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? यानी जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। जो है थोड़ा सा और ऐड करना, ये जो है बहुत बड़ा दिखा गया, हम इसको जो है शॉर्ट में लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता जो है बनाने के दो आपको उद्देश्य बताना है। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करना और पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदार में बांटना। और उसमें जो आपको ऐड कर देना है, पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदार में बांटा जाता है। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखा करना होता है और पुनर्मूल्यांकन खाता जो है लाभ हानि को साझेदार में बांटने के लिए बनाया जाता है। ऐसे आपको पूरा मिलाकर जो है लिख देना, और आपको ये भी यानी जो चेक करेंगे कॉपी उसको भी पता चलेगा जो है बुक से नहीं लिखा गया, अपने मन से लिखा गया। आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कितना? तो फुल मार्क्स आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32 जो आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, त्याग अनुपात क्या? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? क्या त्याग अनुपात जो है क्या? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? उत्तर दिया गया, वह अनुपात जिसमें फर्म के विद्यमान साझेदार नई साझेदार के पक्ष में जो है त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और त्याग का अनुपात कहलाता है। यानी त्याग अनुपात बराबर क्या होगा? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्या होगा? यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यही नहीं होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये नहीं होता, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है? व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? क्या होगा? जिस अनुपात में फर्म के नए और पुराने सभी साझेदार भावी लाभ ना हानि को विभाजित करने का समझौता करते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, संचित हानि से आप क्या समझते हैं? संचित हानि से आप क्या समझते हैं? गत वर्ष की वे हानि जिसे साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट ना किया गया हो संचित हानि कहलाती है। स्थित विवरण के संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ हानि खाता का डेबिट शेष इसका उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, संचित लाभ किसे कहते हैं? क्या है? संचित लाभ जो है किसे कहते हैं? व्हाट आर एलोमेटेड प्रॉफिट्स? क्या होगा? संचित लाभ से उन यानी आशय उन लाभों से है जो गत वर्ष में जो है संचित हो गए हो किंतु साझेदार में वितरित ना किए हो। इसका निर्माण समान संचय तथा लाभ हानि खाते के क्रेडिट शेष से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, समान संचय क्या, व्हाट इज जनरल रिजर्व, क्या समान संचय क्या। जब संस्था में बिना किसी उद्देश्य से संचय का निर्माण किया जाता है ताकि संसाधन में संस्था की आर्थिक स्थिति रहे और किसी भी संभावित हानियों से क्षतिपूर्ति हो सके तो उसे समान संचय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, साधारण का अवकाश ग्रहण करने की दशा में नए लाभ विभाजन अनुपात से क्या आशा है। उत्तर दिया गया, किसी अनुपात के अवकाश ग्रहण के बाद शीर्ष साझेदार जिस अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या आशय है। उत्तर दिया गया, लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय उन अनुपात से है जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ का हिस्सा शेष साझेदार द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृतक साझेदार को देय ख्याति की राशि निर्धारित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण पर संचित लाभों एवं हानियों का क्या किया जाता है। संचित लाभ को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में पुराने लाभ अनुपात में क्रेडिट और संचित हानियों को उनके पूंजी खाते में पुराने लाभ अनुपात में डेबिट किया जाता है। और आज का सेशन जो है 40 क्वेश्चन पर रहने देंगे। कितना क्वेश्चन पर, तो 40 क्वेश्चन पर रहने देंगे। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना, चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।